वी का मतलब है आपके इमेज का निर्देशांक। अगर इमेज का निर्देशांक परिवर्तित होगा तो इस इमेज का एक्स निर्देशांक जिस समय के साथ जिस दर से परिवर्तित हो रहा है वो इमेज की वेलोसिटी होगी दर्पण के सापेक्ष। एक्चुअल में हम पढ़ते तो हैं क्लास 10th के अंदर कि इसमें हमेशा इमेज कहीं भी रखो आप ऑब्जेक्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगी। बस वही कॉन्सेप्ट को वही चीज को एक तरह से आप कह सकते हैं क्रॉस वेरीफाई करना था। वस्तु खड़ी है तो उसका जो मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर करके माइनस लगा दो तो वस्तु अगर ऐसे है तो वाला मैग्निफिकेशन निकल के आ रहा है। कहने का मतलब ये ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडल को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे हम लोग शायद, है ना? रे ऑप्टिक्स के अंदर हम लोगों ने इमेज वगैरह को कैलकुलेट करना और ये सब कुछ चेक कर लिया था, इमेज कितनी बड़ी कितनी छोटी, बहुत सारे मल्टीपल केसेस जो हैं वो हमने कवर कर लिए थे। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा डिफरेंट टाइप का केस लेते हैं। मोटे मोटे तौर पे अवतल दर्पण हो चुका है हमारा, अब हम उत्तल दर्पण वाला केस लेते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण समझते हो ना? कॉन्वेक्स मिरर इसको कहते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर का सॉल्व करो। ये कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर में सी के बारे में आपको आइडिया है, सी कितना होता है ना? सी पॉलिश सतह की तरफ होता है। यहाँ पे आपका सी होने वाला है। सी कहाँ होगा? पॉलिश सतह की तरफ होगा। ठीक है, इसका कुछ कैपिटल आर मान लेते हैं। मान लेते हैं 40 सेंटीमीटर है और यहाँ पर आपने एक ऑब्जेक्ट रख रखा है ऐसे। प्रतिबिंब निर्माण भी करना है। ठीक है, और साथ में ये भी पता लगाना है कि सीधा बनेगा, उल्टी बनेगी इमेज, कितनी बड़ी बनेगी, कितनी छोटी बनेगी, सब कुछ। इमेज के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में दो इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ आपको। एक तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट मान लो 2 सेंटीमीटर है और ये 40 सेंटीमीटर दूर रखा है। अब छोटे बच्चों की तरह ये मत बोल देना कि सर 40 सेंटीमीटर पे रखा है, वक्रता केंद्र पे रखा है, तो इमेज भी वक्रता केंद्र पे बनेगी। वो अवतल दर्पण में होता है, ये उत्तल दर्पण है। कैलकुलेट कीजिए, फॉर्मूला लगाइए, सॉल्व कीजिए। u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ। शुरू हो जाओ। आसान था बहुत। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखेंगे भाई, रेज जिस तरफ आ रही है, यहाँ ऊपर तो पॉजिटिव वाई एक्सिस है, नीचे माइनस वाई एक्सिस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेज जिस तरफ आती हैं उसे कहते हैं पॉजिटिव। रेज के अपोजिट हम लेते हैं नेगेटिव, तो ये हमारा होगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये हमारा होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब हम u कैलकुलेट करेंगे तो u कितना आएगा? माइनस का, उसका कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, माइनस का 40 सेंटीमीटर। अगर अपन फोकस की बात करें तो इसमें सी कहां पर होगा? देखें, रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर कंप्लीट होगा तो सी यहां पे होगा, फोकस यहां पर होगा, तो फोकस दूरी इस केस में पॉजिटिव होगी, है ना? तो फोकस दूरी पॉजिटिव होगी तो ये होगा 20 सेंटीमीटर। अब अगर आप v कैलकुलेट करेंगे तो v क्या होता है? u इंटू एफ डिवाइड बाय u माइनस एफ। फॉर्मूला याद है सबको भाई? भूल तो नहीं जाते हो? जितना अच्छे से फॉर्मूले वगैरह याद रखोगे उतना बेहतरीन चीज़ें रहने वाली हैं। तो बढ़िया से पढ़ा करो, चीज़ों को अच्छे से याद किया करो। हाँ, तो ये कितना हो रहा है? ये तो ऐसे लिख दो, 40 इंटू 20 हो जाएगा माइनस का 60। ठीक है ना? माइनस का 60 परफेक्ट है। माइनस माइनस हट जाएगा, ये आ गया 40/3। 40/3 आ गया। ये 40/3 कहाँ आ रहा होगा?
अंदाजन सर ये आ रहा होगा अंदाजन, ये 40 है, ऑब्वियस सी बात है, ये 20 है, ये थोड़ा सा फोकस के अंदर आ रहा होगा, यहाँ कहीं आ रहा होगा ये, इस जगह ये होगा 40/3, है ना, थोड़ा अंदर फोकस के अंदर आ रहा होगा। ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, अपन वो कैलकुलेट करें कि कितना बड़ा कितना छोटा इमेज, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे। मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला कैसे लगेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस का v/u। भूल तो नहीं जाते हैं फॉर्मूले, सबको फॉर्मूले याद रहते हैं ना, तो भूला मत करो, ढंग से बस सॉल्व किया करो। अब बताओ v कितना आया, 40/3 प्लस का, और u कितना था, u कितना था, ho, हाइट ऑफ इमेज कितनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर आ गया, सॉरी u लिखना है, यहाँ तो 40 आएगा, 40 भी कौन सा, माइनस का 40, यहाँ u लिखना था। अच्छा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 2 सेंटीमीटर बराबर माइनस का 40/3 इंटू माइनस माइनस हो गया प्लस, हाइट ऑफ इमेज आ जाती है 2/3 सेंटीमीटर, काफ़ी छोटी नहीं आएगी, हाँ काफ़ी छोटी हो गई, तो लगभग लगभग ऐसा कुछ मान लो, इतनी छोटी सी, और हाँ प्लस में आ रहा है, प्लस में आने का मतलब ऊपर की तरफ, क्या ये वेरी जस्टिफाइड है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं है, क्या ये बिल्कुल सही है, सोचें इसके बारे में, जब सोचेंगे तो पता चलेगा कि हाँ सर बिल्कुल सही है। यहाँ से अगर कोई किरण पैरेलल जाएगी तो फोकस को टारगेट करती हुई निकल जाएगी, थोड़ा सा और छोटा बनेगा, y3 काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया ना, y3 काफ़ी छोटा हो जाता है ऐसे, ये फोकस को टारगेट करती हुई जाएगी ऐसे, ये प्रकाश किरण ऐसे निकल जाएगी, है ना, और यहाँ पर ऐसे जो टारगेट करेगी इस पॉइंट को, इसके लिए अभिलंब तो यही होगा, आई एंगल पे आई है तो आई पे वापस जाएगी, तो ये दोनों आगे तो कहीं नहीं मिल सकती, पीछे मिलाएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी कहाँ पे, आपके पी और एफ के बीच में। तो अगर इमेज के बारे में लिखना हो, प्रतिबिंब के बारे में क्रूशियल इंफॉर्मेशन लिखनी हो, तो इन्फॉर्मेशन नंबर 1 क्या होगी, 1 का रही है पी व एफ के मध्य बन रही, सेकंड आकार में बड़ी है कि छोटी है बेटा, आकार में छोटी है, और आभासी और सीधी है, ये सब बच्चों को समझ में आ गया है, कोई कंफ्यूजन किसी को, रेज योर हैंड्स, क्लियर एवरीवन, पक्का, चलो, तो ये ऐसे आप कर सकते हो, चेक कर सकते हो अपने हिसाब से कोई भी इमेज रख के। अब एक काम करो ना, इसको 20 सेंटीमीटर पे रख के चेक कर लो, है ना, एक बार 20 सेंटीमीटर पे रख के खुद से चेक कर लो, तो ये आपके लिए होमवर्क हो जाएगा एक तरह से, कि 20 सेंटीमीटर यू लेकर के चेक कर लो, चलो चलो अभी कर लो, 2 मिनट लगेंगे, निकाल लो फटाफट जल्दी। डन, कर लिया, कुछ निकल के आया, मैं ज़्यादा उस पर बात नहीं करना चाहता, बस मैं इतना पूछना चाहता हूँ कि क्या आपका जो इमेज बनी वो सीधी बनी, इरेक्ट बनी, आभासी बनी, और क्या वो फोकस और पी के बीच में बनी, मतलब आपका V20 से कम आया होगा, है ना, बस यही जानना होता है। एक्चुअल में हम पढ़ते तो हैं क्लास 10th के अंदर कि इसमें हमेशा इमेज कहीं भी रखो आप ऑब्जेक्ट को, कोई फर्क नहीं पड़ता, इमेज हमेशा पी और एफ के बीच में ही बनेगी, बस वही कॉन्सेप्ट को, वही चीज को एक तरह से आप कह सकते हैं क्रॉस वेरीफाई करना था, बाकी ऐसा कुछ है नहीं।
अब हम चलते हैं एक बढ़िया से सवाल के ऊपर, इसमें बहुत मजा आने वाला है। सवाल ऐसा है, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। ऐसा सवाल मैंने आपको आपकी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम की शीट में भी दिया था, इस उम्मीद के साथ कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, अब सीखो। ठीक है, सामने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है अपन ने, मतलब एक ऑब्जेक्ट ना एक स्लैब के रूप में है। हाँ, ऐसे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऐसे एक ऑब्जेक्ट पूरा एक स्लैब के रूप में है। अब इसकी अपन कोई चौड़ाई मान सकते हैं और इसकी अपन कोई मतलब ऐसे लंबाई मान सकते हैं, इसकी कोई चौड़ाई मान सकते हैं। तो आसान सा ले लेते हैं कुछ, जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर तो ये चौड़ी है और 2 सेंटीमीटर ऐसे ऊंची है। इसकी इमेज कैसे बनेगी वो अपन को कैलकुलेट करना है, उसके बारे में अपन को विचार करना है कि इसकी इमेज जो है वो कैसे बनेगी। एक चीज सवाल ने दे रखी है कि इसका ये जो पॉइंट है ना, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, सी पर रखा हुआ है, ये सवाल ने कह रखा है। और ऑब्वियस सी बात है, इस सवाल में ये भी दिया है कि आर 20 सेंटीमीटर। अब अपन को इसकी इमेज जो है वो बनाने की कोशिश करनी है कि इसकी इमेज कैसे बनेगी। और वैसे इस सवाल को और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं, हमें केवल इमेज नहीं बतानी, हमें इसकी जो इमेज बनेगी उसका क्षेत्रफल बताना है। तो क्वेश्चन ऐसे कर लो कि प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, ये हमको कैलकुलेट, कोशिश करो, देखिए, ट्राई करो। निपटा दो बेटा। चाल पेन चलाओ, सवाल करो। लोगों को सवाल करना है, मतलब ये नहीं करना है कि टाइम पास कर रहे हैं, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन कॉपी कर लिया, उसके बाद क्वेश्चन करना है अपन को। चलो देखें, अब सबका ध्यान बोर्ड पे। आपको, आपने कोशिश कर ली होगी, और कोशिश कर ली है तो अब अपन देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। हम एक काम करें, हम इसके कुछ नामकरण संस्कार कर दें। जैसे इसको सी बोला, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं, ए बी सी डी, ऐसा हो जाएगा। आपने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है लास्ट लेक्चर्स के अंदर, आपको एक बात समझ आती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सी पर रखा है तो, और अवतल दर्पण के सामने है, तो उसकी इमेज भी सी पर ही बनती है और उसके बराबर आकार की बनती है। मतलब सी डी की इमेज नीचे बनेगी ऐसे, सी डी की इमेज नीचे बनेगी ऐसे, और 2 सेंटीमीटर की होगी। ये तो मिल गया अपन को, सी डी 2 सेंटीमीटर की इमेज उसकी बनेगी। ठीक है, अब ए बी की बात करते हैं। तो क्या हम ए बी को एक ऑब्जेक्ट लेकर के सॉल्व कर सकते हैं?
क्या हम ये मान सकते हैं कि ए और बी जो है, ये हमारे जो ए और बी है, इस ए और बी की इमेज कहाँ बनेगी, इसको अलग से कैलकुलेट कर लें। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ से रेज आएंगे ऐसे, तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हो गया नेगेटिव एक्स एक्सिस। चलो फटाफट से मुझे बताओ यू कितना होगा। अपन ए बी के लिए बात कर रहे हैं, फॉर ए बी के लिए बात कर रहे हैं। तो ए बी 2 सेंटीमीटर का है, कितनी दूरी पर रखा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी हो गई 20, यहाँ से यहाँ तक होगी 20, और इसका कोऑर्डिनेट माइनस एक्स एक्सिस में आएगा, तो यू बराबर हो गया माइनस का 40। किसी को संशय डाउट? फोकस कितना होगा बेटा, एफ कितना होगा, ये 20 सेंटीमीटर है, फोकस यहाँ कहीं होगा 10 सेंटीमीटर पे, और नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट है फोकस का भी, ये ओरिजिन है। अरे यार कितना शानदार हो जाता है इसके बाद, बार बार चेक नहीं करना पड़ता। हाँ माइनस एक्स एक्सिस में है, प्लस में है, एक बार कोऑर्डिनेट सेट कर लो ना। हम क्या करते हैं जब बोर्ड्स में पढ़ाते हैं ना, तो कोऑर्डिनेट्स की बात नहीं करते, बोर्ड में सिंपल बोल देते हैं रे की डायरेक्शन पॉजिटिव, रे के अपोजिट नेगेटिव, सारे डिस्टेंस पोल से मेजर करने, खत्म। और वहाँ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होता, यहाँ ज़्यादा होता है। तो यहाँ कोऑर्डिनेट बना लो एक बार, एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स, सवाल जल्दी होता है। ठीक है, माइनस एक्स में बात खत्म, माइनस का 10 है। क्या हम वी कैलकुलेट कर पाएंगे? अगर करेंगे तो बिल्कुल माइनस का यू इंटू एफ अपॉन यू माइनस एफ। आर वी एबल टू सॉल्व? आसान है। ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, एक तो यहाँ दिखता नहीं रोशनी से, माइनस 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 प्लस, माइनस का 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 इंटू माइनस का 10 अपॉन माइनस का 30, इससे ये चला जाएगा, आप इस समझ माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस का 40/3 आ गया सेंटीमीटर। तो माइनस के 40/3 सेंटीमीटर के ऊपर इमेज बनेगी। माइनस का 40/3 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस कहां पर है बेटा? नेगेटिव एक्स एक्सिस इधर है, मतलब इसकी जो इमेज बन रही है 40/3 सेंटीमीटर पे बन रही है ऐसे। 40/3 का मतलब क्या होगा? फोकस को तो क्रॉस कर जाएगा ये ना, फोकस को क्रॉस कर जाएगा, यहाँ कहीं बनेगी, यहाँ कहीं इमेज बनेगी, ए बी की इमेज यहाँ बनेगी। और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इमेज कितनी बड़ी बनेगी ये इंपॉर्टेंट है, वो भी चेक करते हैं। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ बराबर माइनस का वी बाई यू। चलो चेक करते हैं, हाइट ऑफ इमेज निकालनी पड़ेगी अपन को। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी है? 2 सेंटीमीटर बराबर माइनस का वी कितना है? माइनस का 40/3, और यू कितना है? माइनस का 40। ये आ जाएगा यहाँ से, देखो माइनस माइनस प्लस, पर ये माइनस तो रहेगा, तो हाइट ऑफ इमेज यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2/3। बहुत छोटी हो गई, काफ़ी छोटी सी हो गई, 2/3 सेंटीमीटर माइनस में है, तो माइनस का 2/3 सेंटीमीटर होने का मतलब क्या है? इसकी 1/3 हो गई, ऐसे इमेज हो जाएगी। ये ए बी की इमेज बन रही है, ए डैश बी डैश। 2/3 सेंटीमीटर। डन। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो समांतर किरण निकल रही है, यहाँ से समांतर किरण भेजो, यहाँ से जो कलर चेंज करना पड़ेगा, करते हैं, यहाँ से जो समांतर किरण भेजोगे वो फोकस से टकरा के ऐसे जा रही है। थोड़ा मेरे को ना डायग्राम एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये डायमेंशन वाइज नहीं है ना। करता हूँ, ये थोड़ा छोटा बनाना पड़ेगा, 1/3 है ना इसका, और इतना छोटा बनेगा, इतना बहुत बने। अब कायदे से ये इतना बड़ा है, ये इतना सही होगा। इमेज इतनी सी बनेगी ये, 2/3 इतनी सी इमेज बनेगी। इसका 2/3 2/3 है ना, तो ये इतना ही होगा। मतलब ये ए बी हो गया, ये बाकी के पॉइंट्स हो गए,
ये हो जाएगा, ये क्षेत्रफल निकालना ऐसे। थोड़ा बात को समझना, यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन बच्चों के माइंड में क्रिएट होता है, मैं उसको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि सर आपने कहा, सब लोग ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, सर आपने कहा ये बी पॉइंट की इमेज, अच्छा ये भी गलत था, यहाँ बनेगी ना ऐसे बी डैश ए डैश। हाँ सर आपने कहा इस बी पॉइंट की इमेज यहाँ बनेगी बी डैश, सही है, मान लिया हमने। पर आप ये कैसे कह सकते हो कि यहाँ जो पॉइंट होगा 1, यहाँ जो पॉइंट होगा 2, यहाँ जो पॉइंट होगा 3, उनकी इमेज यहाँ बनेगी ऐसे? आप ये कैसे कह सकते हो? ये एक दिमाग में सवाल आता है, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखो प्रकाश किरण भेजनी पड़ेगी आपको, जो 2 प्रकाश किरण भेजते हैं अपन, एक प्रकाश किरण जाएगी, टकरा करके कहीं जा रही होगी। अब दूसरी प्रकाश किरण जो आप भेजोगे, वो टकराएगी तो इससे ही, और जब इससे टकराएगी तो जिस पॉइंट पे टकराएगी उसी पॉइंट पे क्या बनेगा? इमेज बनेगी। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ से, थोड़ा डीप पॉइंट है समझना, यहाँ से आपने प्रकाश किरण भेजी, वो प्रकाश किरण फोकस से टकरा करके ऐसे गई। अब यहाँ से जितने भी पॉइंट हैं, इन सब पॉइंट से ये प्रकाश किरण तो कॉमन होगी, ये प्रकाश किरण कॉमन होगी सबके लिए। अब इस प्रकाश किरण के ऊपर ही कोई दूसरी प्रकाश किरण आके टकराएगी, जैसे यहां से आई, यहां से आएगी तो वो यहां टकराएगी, यहां से आएगी तो वो यहां टकराएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप एक प्रकाश किरण बना लेते हो तो दूसरी वाली को टकराना तो उसी से है, मतलब उसी के किसी पॉइंट पर टकरा करके वो इमेज बनाएगी। इसलिए मैं 100% इस बात में श्योर हूं कि यहां से बी से जो प्रकाश किरण आ रही है, 3 से जो आ रही है, 2 से जो आ रही है, 1 से जो आ रही है, डी से जो आ रही है, वो टकरा करके फोकस से गुजर के ऐसे जा रही है। अब इन सबके प्रतिबिंब इसी लाइन के ऊपर बनेंगे, इस बात में मैं कंफर्म हूं। क्या आपको समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं? प्रकाश किरण जो एक टकरा करके आ चुकी है, अब इसी लाइन के ऊपर कहीं भी बने, बनेगा इसी लाइन के ऊपर, इमेज इसी लाइन के ऊपर बनेगी। जैसे अपन बात करें ए बी की, तो बी से टकरा करके प्रकाश किरण ऐसे आई, ये ऐसे निकल गई। अब यहां से जो सीधी जाएगी, यहां टकराएगी, वो ऐसे निकल जाएगी। तो इस पॉइंट के ऊपर प्रतिबिंब बना। ये पॉइंट किस पे आ रहा है? इसी लाइन के ऊपर आ रहा है, 100%। एक बार ही समझा रहा हूं मैं, दोबारा फिर आपको अपने आप ही फील कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से प्रकाश किरण आई, यही प्रकाश किरण तो है। अब 3 से जो प्रकाश किरण आई यहां से ऐसे, वो ऐसे टकरा गई, मिलेगी तो इसी से, प्रतिबिंब तो ऐसे बनाएगी। अपनी मर्जी से यहाँ थोड़ी बना सकती प्रतिबिंब, क्योंकि एक किरण सेट हो चुकी है, अब दूसरी को टकराना उसी से पड़ेगा। तीसरी यहाँ से मान लो आपका 2 से पहली प्रकाश किरण गई, ऐसे निकल गई। अब 2 से दूसरी जाएगी, वो यहाँ टकराएगी, अब जाएगी तो इसी से, टकराएगी तो इसी पॉइंट पे। इसलिए मैं 100% ये बात बोल सकता हूँ कि ये पॉइंट 3, 2, 1 इन सब की इमेज जो है वो इसी लाइन के ऊपर बनेगी। तो बी पॉइंट की इमेज ये हो गई, डी पॉइंट की इमेज ये हो गई, बस बाकी के सारे पॉइंट इसके अंदर आ गए। ये क्षेत्रफल अपन को निकालना है। क्या हम सब कंफर्टेबल हैं? क्या एवरीवन, आर यू कंफर्टेबल इन इट? जस्ट रेज योर हैंड्स। एवरीवन कंफर्टेबल हो? पक्का? ठीक है। मोहित, बढ़िया, गुड। आ जाओ अपने काम पे वापस। क्षेत्रफल निकालना है इसका। क्या है ये? इसको ट्रेपेजियम कहते हैं। ट्रेपेजियम को क्या बोलते हैं हिंदी में, मेरे को थोड़ा आइडिया नहीं है। ट्रेपेजियम, मैथ्स पढ़ा ही नहीं है यार, बहुत टाइम पहले पढ़ी थी मैथ्स हिंदी में, ये सब इंग्लिश में पढ़ा। ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या बोलते हैं ट्रेपेजियम को, पता है किसी को? जूनियर जेई, बोलो मालिक, क्या बोलते हैं? देखो ये कुछ लिख के दिखा रहे हैं, क्या बोलते हैं? वाह, समलम्ब, थैंक यू सो मच। समलम्ब बोलते हैं, बढ़िया जी। चलिए समलम्ब का क्षेत्रफल, हाँ ये अपन को आता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स का योग मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी।
हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड्स के बीच की दूरी कर लेंगे क्या? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स कौन सी हैं? 2/3 और 2, 2/3 और 2 ये हो जाएगा 8/3। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ये इंपॉर्टेंट है कि क्या हम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स निकालने में कामयाब होंगे क्या? बिल्कुल हो जाएंगे यार, कौन सी बड़ी बात है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? ये है सम ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस ये वाला, ये चाहिए। ये पहली पैरेलल साइड है, ये दूसरी पैरेलल साइड है। मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है? जो समांतर भुजाएं हैं उनका योग, तो समांतर भुजाएं ये दोनों हैं, तो 2 + 2/3 ये आ गया 8/3। समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ये वाली है, तो यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 40/3 है। तो 20 में से 40/3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 20/3। सही है, तो 20/3 यहाँ पे आ जाएगा। 2 चौक 8, 4 दूनी 8, 80/9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। दैट्स हाउ दिस क्वेश्चन इज सपोज टू बी सॉल्व्ड। कौन इसके आसपास था? ये बात है, तरीका समझ में आ गया था ना आपको, इससे बेस्ट क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। चलिए अब एक सवाल देते हैं थोड़ा लैंग्वेज वाला। थोड़ा बड़ा चैप्टर है बेटा, है ना, कॉपरेट करना है इसके अंदर। कॉपरेट करने का मतलब ये नहीं कि मेरी क्लास में शांति से पढ़ना। कॉपरेट करने का मतलब ये है कि साथ में सवाल लगाना। शीट में ऐसे सवाल थे, कितने बच्चों ने देखे थे ऐसे सवाल शीट में? प्रैक्टिकली किए थे? हाँ हुए थे सवाल। अगर नहीं भी हुए तो आज वापस जाके ट्राई करना, आज हो जाएंगे। आज खत्म हो जाएगा रिफ्लेक्शन, कल से फिर रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे। रिफ्लेक्शन फिनिश हो जाएगा आज, ठीक है? चलो सवाल लिखो। आज से मैं सवाल को सवाल ही लिखूंगा। एक मोमबत्ती, मोमबत्ती का प्रतिबिंब एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब, एक सेकंड बेटा। एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब स्क्रीन पर दर्पण द्वारा उससे दुगना प्राप्त हो रहा है, उससे दुगना दिखता है। यदि मोमबत्ती को 5 सेंटीमीटर खिसकाते हैं तो स्क्रीन पर उससे 3 गुना आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। 3 गुना आकार का प्रतिबिंब प्राप्त हो, 3 गुना आकार का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। दर्पण की वक्रता त्रिज्या
चलाओ बुद्धि, देखते हैं कौन करता है सवाल। जिसका हो जाए, जिसका हो जाए, कबूतरों की तरह उचकना मत, जिसका हो जाए चुपचाप अनम्यूट करके आंसर बता देना, बाकी सब म्यूट ही रखें। सवाल लिख लिया सबने? हाथ ऊपर कर दें, सवाल लिख लिया, फटाफट सवाल लिख लो, नहीं लिखा है तो। नितिन, तुम जो कुछ भी खा रहे हो तुम्हारे बालों में जा रहा है केवल। कॉपी हो गया सवाल? सबसे पहली बात तो दर्पण समतल, तो दर्पण तो तीन ही पड़े ना अपन, हमारे कोर्स में तीन दर्पण है, तो चौथे के बारे में बात क्या करनी। दर्पण तो सिलेंड्रिकल, बहुत अलग अलग प्रकार के दर्पण होते हैं, हमारे कोर्स में तो तीन ही है, समतल, उत्तल, अवतल। समतल तो हो नहीं सकता क्योंकि आकार बड़ा हो रहा है भाई, दुगना तिगना, समतल के बस की बात तो नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट चीज, इस सवाल में बहुत बड़ा हिंट है, स्क्रीन पे मिल रही है हर बार इमेज। आपके उत्तल दर्पण कभी भी स्क्रीन पर इमेज नहीं बना सकता। अवतल में दोनों केस होते हैं। स्क्रीन पे लेने का मतलब क्या होता है समझते हो? स्क्रीन पर इमेज दे रहे हैं मतलब इमेज आपकी रियल है, बस ये बोलना चाहता है वो, वास्तविक इमेज है ऐसा बोलना चाहता है। और वास्तविक इमेज हम किसके लिए बना सकते हैं? केवल और केवल हम वास्तविक इमेज देखते हैं अवतल दर्पण में। तो 100% तय हो जाता है कि दर्पण आपका कौन सा है, अवतल है। ओके, फाइन, चलिए सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा अलग अप्रोच से कर देता हूँ, तुम लोग एक पर्टिकुलरली तुम सबने एक ही अप्रोच को फॉलो किया, तो मैं उससे आंसर सॉल्व नहीं करा रहा, मैं थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से करा देता हूँ ताकि दिमाग तुम्हारा सा अलग तरह से सोच सके बस। देखो, फॉर्मूला से आंसर तो आ जाता है पर दिमाग में विजुलाइज नहीं होता। मेरा फर्ज ये है कि मैं रे डायग्राम के थ्रू विजुलाइज भी करवा दूँ ताकि तुम बेहतर सोच पाओ लेंस के क्वेश्चंस में। यहाँ से सवाल आने की संभावना बहुत कम है जो मैंने पढ़ाया अभी तक। बुरा लगा, बट कोई ऑप्शन नहीं है। ये सीखने के बाद लेंस के सवाल जल्दी होते हैं। मान लेते हैं अभी हमें बताया थोड़ी है कुछ भी, हमें कुछ भी नहीं पता लेंस के बारे में, मिरर के बारे में। हाँ, इतना पता है कि बस वो अवतल है, ठीक है। तो रे ऐसे आएगी तो हम, हमारा ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा नेगेटिव वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा 0,0 हो गया। मान लेते हैं बच्चों, देखो, मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट एक्स दूरी पर रखा है। तो अगर हमारा ऑब्जेक्ट एक्स दूरी पर रखा है तो सवाल कह रहा है कि पहली बार में एक मोमबत्ती का प्रतिबिंब स्क्रीन पर दर्पण द्वारा उससे दुगना दिखाई देता है। क्या हमको अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण की सारी शर्तें पता है कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है और दुगना है तो 100% यहां पे बनेगा, इस तरफ, क्योंकि इधर जो प्रतिबिंब बनेंगे वो छोटे बनते हैं और पीछे बनेंगे वो बड़े बन सकते हैं पर आभासी होते हैं। स्क्रीन पर प्राप्त हुआ है मतलब इधर बनेगा। और मैं इतना भी बोल सकता हूं कि अगर ये x है तो ये दूरी 2x होगी। कैसे? मैग्निफिकेशन m का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का v बाई यू। तो v बराबर क्या होगा? m इंटू माइनस का u। उसने साफ साफ कह तो दिया इमेज दुगनी है, डबल है, तो मैग्निफिकेशन 2 हो गया। ठीक है, हर चीज क्लियरली उसने मेंशन कर रखी है। मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन है -2। क्यों? क्योंकि पहली बात तो हमें पता है इमेज उल्टी बनेगी, हम जानते हैं उल्टी बनेगी, वास्तविक इमेज इसमें उल्टी बनती है, डबल साइज की है, ठीक है। माइनस का वी, एक्स हमने कितना बोला, यू कितना माना है अपन ने, एक्स, माइनस का एक्स, तो ये आ गया वी बराबर -2x। मतलब इमेज कितने डिस्टेंस पे बनेगी? 2x पे बनेगी। ये अपन डायरेक्ट भी बोल सकते थे।
इसके लिए अपन को कुछ ऐसा कुछ खास करने की जरूरत नहीं थी, हम डायरेक्टली बोल सकते। हेलो बच्चों, सबको क्लियर है? जवाब दे दो, आगे बढ़ जाए। एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं अपन मैग्निफिकेशन का। क्या मैग्निफिकेशन का फोकस वाला फॉर्मूला सबको याद है? याद रख लो, काम आता है, हमेशा याद होना चाहिए। एफ अपॉन एफ माइनस यू, याद है? माइनस का यू, यू कितना है? माइनस का एक्स। यहां से हम एक छोटी मोटी इक्वेशन बना सकते हैं जो हमारे काम आएगी। चलो बना लेते हैं। तो माइनस का 2 बराबर एफ अपॉन एफ प्लस एक्स, ये माइनस का 2f प्लस 2x बराबर एफ, इधर आ जाएगा, उसको उधर भेज दो, ये हो जाएगा 3f इज इक्वल टू 2x। सेट इक्वेशन नंबर 1। ऐसे अपन ने एक इक्वेशन बना करके रख ली। सब कुछ ठीक है? नहीं है ठीक, माइनस का आ रहा है, यहाँ पे माइनस आएगा। अब ठीक है। अच्छा, सवाल में आगे क्या बोल रहा है? सवाल में बोल रहा है यदि मोमबत्ती को 5 सेंटीमीटर खिसकाते हैं तो स्क्रीन पर उससे दुगने 3 गुना आकार का प्रतिबिंब बनता है। अच्छा एक बात बताओ, मैं इसको कैसे खिसकाऊं? खिसकाने का बताया नहीं उसने कि दर्पण की तरफ लेके जाना है, दर्पण से दूर लेके जाना है। मैं इसको कैसे खिसकाऊं कि इसका आकार बड़ा हो जाए? अगर इधर खिसकाऊंगा ना तो इमेज उधर शिफ्ट होगी और आकार छोटा होगा, आगे खिसकाना पड़ेगा, तब ये इधर खिसकेगी और आकार बड़ा होगा। तो 100% इसको आगे खिसकाया गया है, ऐसे। तब आपकी इमेज इधर खिसकी और 3 गुनी इमेज बनी। ज्यादा आगे खिसका देंगे तो फिर ये घूम के इधर आ जाएगी, वो तो करना नहीं है। कैसे क्यों नहीं करना सर? आप वो केस क्यों नहीं मान रहे हो? क्योंकि ये भी स्क्रीन पर प्राप्त हुई है, तो ये इमेज भी रियल है, स्क्रीन पर प्राप्त हुई है, ये भी रियल है, स्क्रीन पर प्राप्त हुई है, इसीलिए। बोलो, परफेक्ट। अच्छा, अब इसके लिए फॉर्मूला लगाएं। पहली बात तो अब मैग्निफिकेशन कितना हो गया? माइनस का 3, क्योंकि उल्टी बन रही है इमेज। देखो रियल इमेज बोलने से काम बन गया, दर्पण प्रतिबिंब को स्क्रीन पे लिया है, ये बोलने से काम बन गया। अगर वो मना कर देता ना कि वो स्क्रीन पे नहीं आ रही है तो हम आवासी के बारे में भी सोच पाते। तो एम बराबर माइनस का 3, फॉर्मूला क्या होगा ये लगा देते हैं, एफ अपॉन एफ माइनस यू। चलो यू बताओ कितना होगा? यू कितना होगा? यहाँ से यहाँ तक एक्स माना था, अब यू तो इतना सा बचा, तो ये क्या होगा? एक्स माइनस 5। तो यू हो गया माइनस का एक्स माइनस 5, ठीक है? माइनस का एक्स माइनस 5 लिखने से अच्छा है मैं इसको प्लस कर देता हूँ और एक्स माइनस 5 लिख देता हूँ, एक ही बात है, एक ही तो बात है। अब इसको सॉल्व करके इक्वेशन बनाते हैं। चलो बनाएं। माइनस का 3f माइनस का 3x माइनस माइनस प्लस का 15 इज इक्वल्स टू एफ। तो आप एक काम कर सकते हो, माइनस के 2x को 3f लिख सकते हैं ना अपन, माइनस के 2x को अपन 3f लिख सकते हैं, या 3f को माइनस का 2x लिख सकते हैं। दो इक्वेशंस बन जाएंगी इस तरीके से। चलो बनाते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस का 4f माइनस का 3x इज इक्वल्स टू माइनस का 15। बस एक इक्वेशन ये है हमारे पास, एक इक्वेशन ये है, दोनों को सॉल्व कर लो और वहां से वैल्यूज कैलकुलेट करके चेक कर लो। कर पाओगे? कर पाओगे? करो, निकालो वैल्यू। ये पैटर्न भी कॉपी कर लो, दोनों इक्वेशन सॉल्व भी कर लो, वैल्यू में निकालो। किसी भी एक की वैल्यू पुट करके आराम से आप सॉल्व कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे लिख दो यहाँ पे ऐसे इसको, 4f इज इक्वल, इधर आ जाएगा माइनस का 3x प्लस 15। अब कुछ वैल्यूज पुट कर सकते हैं हम। तो हम यहाँ से ऐसा कर सकते हैं कि 3f की वैल्यू 4f की वैल्यू 3x है ना, यहाँ से माइनस का 2x की वैल्यू वहाँ पे रख सकते हैं। चलो रखो, करो सॉल्व, करो कैलकुलेट।
सेम आंसर आ जाएगा तुम्हारा। समझ आ गया? थोड़ा अलग किया ना फील के साथ में, कंसेप्ट को समझते हुए। जाने है ना? चलो, तो ये आ गया होगा आपके पास। अगर माइनस का 2x 3f है तो माइनस का 3x 4.5f हो जाएगा। 4.5f प्लस 15, यहाँ से आ गया 0.5f इज इक्वल टू माइनस का 15, f इज इक्वल टू आ गया माइनस का 30। f माइनस 30 आ गया तो c आ जाएगा, मतलब r आ जाएगा माइनस का। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में सबसे पावरफुल चीज़ अगर कुछ थी तो वो बस यही थी कि हमें ये समझ में आना चाहिए कि मिरर कौन सा है। बस इतना ही काम का था, बाकी सब फालतू है। बाकी तो आप खुद भी कर सकते हो, फॉर्मूले से बना के करते तो भी आंसर निकल आता, पर उसमें थोड़ा सा आपको डाउटफुल रहते हैं वी यू को लेकर के। तो अब आपको क्लियर हो गया कि कौन सा दर्पण लेना है, कौन सा मिरर लेना है, कैसे क्या करना है। फाइन, ठीक है। चलो, अब अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। हेडिंग लिखें ग्राफ। इस पर भी सवाल वगैरह काफ़ी पूछे जाते हैं। तो 1/u और 1/v के बीच में ग्राफ बनाते हैं। तो 1/u व 1/v के मध्य ग्राफ। चलिए इस ग्राफ को बनाने की कोशिश। 1/u और 1/v के बीच में सबसे पहले हम बनाते हैं उत्तल दर्पण के लिए, मतलब कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो फर्स्ट केस में लेके चल रहे हैं अपन उत्तल दर्पण वाला। कॉन्वेक्स शुरू करें कॉन्वेक्स मिरर वाला केस। एक काम करते हैं, फॉर्मूला पता है सबको, मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसको y एक्सिस पे ले लेते हैं, इसको x एक्सिस पे ले लेते हैं, तो ये हो गया y प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/f। एक को y एक्सिस पे ले लेते हैं, एक को x एक्सिस पे ले लेते हैं, इस तरीके से। y एक्सिस पे ले लिया 1/v, x एक्सिस पे ले लिया 1/u। ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस। अच्छा, ऐसे लिख लो। अच्छा, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, तो स्लोप नेगेटिव है माइनस का 1, c है 1/f। अच्छा, फोकस दूरी उत्तल दर्पण के लिए कैसी होती है? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है, बताओ? पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है? उत्तल दर्पण के लिए पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। तो अगर एफ पॉजिटिव है तो सी भी पॉजिटिव है। सी पॉजिटिव है मतलब सी ग्राफ कहाँ से शुरू होगा? ग्राफ 1/f से स्टार्ट होगा पॉजिटिव में, मतलब ये 1/f रहेगा। अच्छा, ग्राफ नीचे जाएगा ऊपर आएगा? स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है तो ग्राफ ऐसे नीचे आएगा, मतलब इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। क्या बना दिया? ऐसे ग्राफ बनेगा।
ठीक है, किसी को कोई डाउट है? नहीं है? एक बात बताओ, इस ग्राफ में यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, ये क्वाड्रेंट खाली है, मतलब जब u नेगेटिव हो और v भी नेगेटिव हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। u नेगेटिव और v नेगेटिव होने का मतलब समझते हो क्या? u नेगेटिव और v नेगेटिव होने का मतलब समझते हो? देखो, जैसे ये उत्तल दर्पण है, किरण सामने से आ रही है, यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये प्लस ये माइनस, u नेगेटिव होगा। v भी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक रियल इमेज बन जाए। क्या ये कभी भी रियल इमेज बनाता है क्या? क्या रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनाएगा क्या कभी भी? क्या रियल ऑब्जेक्ट के लिए रियल इमेज बनाएगा? नहीं बनाएगा। इसके लिए v कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। इधर इमेज कभी नहीं बनाएगा, ये हमेशा इधर इमेज बनाता है। वही चीज है, इसलिए ये वाला हिस्सा खाली, यहाँ कुछ भी नहीं है, क्योंकि v केवल पॉजिटिव हो सकता है, v नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए सब बच्चे? इस तरह के ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट ना, असर्शन रीजन में जब सवाल आ जाएगा तो पूछेंगे वो इस तरह के ऑब्जर्वेशन, फिर आपको पता होना चाहिए। भाई हम जानते तो हैं, जैसे मान लो आपने कोई रेज लेके आए आप, इस मेरे को बोलते हैं फैलाने का काम करता है, कभी सिकुड़ने का काम नहीं करता, ये हमेशा फैलाने का काम करता है किरणों को। मान लो ये रियल ऑब्जेक्ट है आपका, आपने किरण भेजी इसके पास ऐसे, ये उस किरण को फैला देगा, इसका काम केवल फैलाने का है, ऐसे फैला देगा, कभी भी रियल इमेज नहीं बन पाएगी। पीछे जाएगा, हमको पीछे मिलाना पड़ेगा, और पीछे मिलाएंगे तो वर्चुअल इमेज बनेगी ऐसे। तो ये पंगा है, वी पॉजिटिव हो जाएगा। सर यू पॉजिटिव हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है यू पॉजिटिव, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वर्चुअल इमेज, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस देख तो चुके हैं अपन, वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस देख चुके हैं, तो वहाँ वो पॉसिबिलिटी है। बस ये कभी भी रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज नहीं बना पाएगा, ये इसके साथ में दिक्कत है। चलिए अब अगला है कॉनकेव मिरर, क्या आप खुद ट्राई करना चाहेंगे? और ये एंगल बता सकते हो मेरे को, ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला टेन थीटा कितने डिग्री पे वन होता है और कितने डिग्री पे -1 होता है? ये हमने बेसिक मैथ्स में ही पढ़ रखा है। ये एंगल होगा 135 डिग्री। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। कॉनकेव के लिए फटाफट खुद बना लो, एक बना के देखो। कॉनकेव के लिए एक बार खुद बना करके, कॉनकेव के लिए खुद बना करके देखो। मैं आज तुमसे थोड़ी ज़्यादा मेहनत करवा रहा हूँ, है ना, पर जरूरी है। चलो भाई साहब बात करते हैं। अगर अपन बात कर रहे हैं, सेम कंसेप्ट रहेगा, बस अगर हम बात कर रहे हैं अवतल दर्पण की, उसमें एफ नेगेटिव हो जाएगा ना, इतना सा ही खेल होगा। अवतल दर्पण में एफ नेगेटिव हो जाएगा, करंट गलत है। अवतल दर्पण में एफ नेगेटिव हो जाएगा, एफ नेगेटिव हो जाएगा तो ये चीज़ नेगेटिव आएगी, माइनस का एफ आएगा ऐसे बोल सकते हो। तो नीचे की तरफ आएगा आपका ये इंटरसेप्ट, यहाँ से काटता हुआ जाएगा। अच्छा अब कैसे काटता हुआ जाएगा? दो तरीके होते हैं काटते हुए जाने के, यूं जा सकता है, यूं आ सकता है। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव तो डेफिनेटली यूं जाएगा, और ये एंगल 135 डिग्री होगा। बताया था क्या मैंने? बताया था? गलत किसका हुआ? ठीक है, इसमें ये वाला जोन खाली रहेगा। क्यों? यू पॉजिटिव के लिए वी पॉजिटिव नॉट पॉसिबल। क्या है देखो, ये आपका दर्पण है, कौन सा भाई? अवतल।
ये कॉनकेव है, मान लो इसमें ऐसी किरणें आ रही हैं, तो इसका ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, तो वी पॉजिटिव हो गया है ना। ऑब्जेक्ट वर्चुअल हो गया, इसका आभासी बिंब हो गया, क्योंकि ये किरणें जहां पे आपतित किरणें मिलती हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, जहां आवर्तित किरणें मिलती हैं वो ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसकी इमेज कैसे बनेगी, इसका काम है मिलाना, ये मिलाता है, तो इन दोनों किरणों को मिलाएगा ऐसे, तो इमेज तो रियल हो गई। तो ये कभी भी वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज नहीं बना सकता, मतलब ये कभी भी आभासी बिंब का आभासी प्रतिबिंब नहीं बना सकता। लिख लो भले, ये बाकी सब कुछ कर सकता है, बट ये कभी भी ये सारे पॉइंट ना पूछते हैं वो लोग, 4 ऑप्शन में पता होना चाहिए, कि कभी भी आभासी बिंब का आभासी प्रतिबिंब नहीं बना सकता। बेटा ये कभी भी आभासी बिंब का आभासी प्रतिबिंब नहीं बनाएगा, ये बात अच्छे से नोट करके अपने दिमाग में सेट कर लो। चलो, अब आपने क्या एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स की शीट में ऐसे सवाल देखे थे क्या, या सीबी में आपने सवाल देखे थे क्या, कि जब इमेज ऑब्जेक्ट चल रहा हो, ऑब्जेक्ट की कुछ स्पीड हो, और वो ये पूछना चाह रहा हो कि इमेज की स्पीड क्या होगी। देखे थे, अब हेडिंग लगाएं, इमेज का या फिर प्रतिबिंब का चाल, प्रतिबिंब का वेग, हेडिंग लगाओ प्रतिबिंब का वेग। आज आपकी बायो की क्लास होने दो, रिकॉर्डिंग देख लेना, आज इधर ध्यान दे लो सब लोग, है ना। प्रतिबिंब का वेग, वेलोसिटी ऑफ इमेज, शानदार टॉपिक है, आईएमपी मार्क भी कर लेना इसके ऊपर। इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं होता मेरे केस में कि एग्जाम में आएगा, इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि इसको पढ़े बिना एग्जाम में नहीं जाना है। पूरा पेपर हमारे में से ही आएगा, ये चीज़ नहीं चलती बेटा। कंसेप्ट को टारगेट किया जा सकता है जेई में, पेपर को टारगेट नहीं किया जा सकता है, तो आपको सब कुछ ही पढ़ के जाना पड़ेगा। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता मिरर कौन सा है, मैं सबके लिए डिराइव कर रहा हूँ, दिखाने के लिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, है ना। हम जो फॉर्मूला बनाएंगे बेटा वो सब में काम आएगा, तो ऐसा नहीं सोचना है कि सर ये फॉर्मूला केवल और केवल मिरर के लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए है, युवांग ध्यान दो, ये केवल कॉनकेव मिरर के लिए ऐसा नहीं है, ये सबके लिए काम करेगा। चलिए, मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ क्वांटम लेक्चर में कि आप में से कुछ बच्चे अपनी प्रिपरेशन को लेकर के अब थोड़ा बहुत ना सिंसियरिटी और डिसिप्लिन में मजाक करने लगे। हाँ, मैं बेसिकली ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ। एक बार आज क्लास के बाद में खुद से ये सवाल पूछना जरूर, क्या मैं अभी भी जुलाई में इतना सिंसियर या सीरियस हूँ क्या, जितना मैं अप्रैल में था। जिस लगन से मैंने प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स पढ़ा था, क्या मैं उतनी ही लगन से और शिद्दत से अभी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और रे ऑप्टिक्स के सवाल कर रहा हूँ। वो जो 1% वाला क्राइटेरिया है ना, कि 1% बच्चे ही पढ़ते हैं, ये 70-80% बच्चे इसी टाइम पीरियड की लापरवाही का नतीजा होते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने। थोड़ा सा अपने आप को सेल्फ एनालाइज करो, फिर बाद में प्रेशर आएगा, अक्टूबर के बाद में एक्सट्रीम प्रेशर आएगा। सारे बड़े बड़े चैप्टर मैं अभी ले रहा हूँ, फिर छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे। आपको पता है हीट ट्रांसफर नाम का चैप्टर एक दिन में खत्म हो जाता है, और आगे बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स आएंगे, फिर आपको लगेगा कि जल्दी 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 सब कुछ हो रहा है। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये चीज़ अपने वहाँ पढ़ रखी थी तो उसको अपन डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। उस समय फिर आप बोलोगे अच्छा नहीं पढ़ा हुआ है, तो अटकोगे। थोड़ा अपनी प्रिपरेशन को सही करो, सीरियस करो खुद को, और उतना ही फोकस मेंटेन करो जैसा 2 महीने पहले कर रहे थे, तब मजा आएगा। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है आगे,
मैं एक बात को लेके बेटा 100% श्योर हूँ कि ऑब्जेक्ट की स्पीड और वेलोसिटी जिस तरफ होती है उसके अपोजिट इमेज भागती है। आप खुद ऑब्जर्व कर लो, जब आप दर्पण में ऐसे ऑब्जेक्ट को लेकर के आ रहे थे तो इमेज ऐसे भाग रही थी, फिर जब आप ऑब्जेक्ट इधर गया तो इमेज उधर गई। याद करो, सारे केस अपने डिस्कस किए हैं कल परसों की क्लास में। तो अपोजिट होते हैं, दोनों दोनों एक दूसरे के अपोजिट भागते हैं। चलो फॉर्मूला बनाते हैं। मिरर फॉर्मूला क्या है? 1/u प्लस 1/v माइनस बराबर 1/f। तो 1/v को लिख सकता हूँ v की पावर -1, u को लिख सकता हूँ u की पावर -1, f को लिख सकता हूँ f की पावर -1। एक काम करते हैं, टाइम के सापेक्ष। अब अच्छा बात समझना, क्या v वेलोसिटी है? ये है इमेज का x निर्देशांक, ये है इमेज ऑब्जेक्ट का x निर्देशांक। चलो करें डिफरेंशिएशन। v की पावर -1 का होगा 1/v की पावर स्क्वायर, फिर dv का होगा dv/dt, प्लस u का होगा माइनस का 1/u स्क्वायर, फिर होगा du/dt। फोकस तो चेंज हो नहीं रहा है, फोकस के ये है फोकस का निर्देशांक, ये है फोकस का x निर्देशांक। तो फोकस का निर्देशांक तो चेंज हो ही नहीं रहा है, वो तो फिक्स है दर्पण के लिए, दिए गए दर्पण के लिए। तो जीरो हो जाएगा उसका डिफरेंशियल समय के साथ, है ना? उसका डिफरेंशियल टाइम के साथ क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अब एक काम करो, आगे पीछे कर लो, तो ये हो जाएगा dv/dt, यहाँ पे रख लो, बाकी सब उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा du/dt, वी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो v² / u², एक माइनस बच जाएगा, एक माइनस बच जाएगा। कैसे? ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, ये माइनस का v² उधर चला जाएगा, तो एक माइनस तो आपका डेफिनेटली बचेगा ही बचेगा। अच्छा, ये dv/dt क्या है? ये है वेलोसिटी। अब मैं वेलोसिटी लिख रहा हूँ, ये निर्देशांक था v। अगर v का मतलब क्या है? v का मतलब है आपके इमेज का निर्देशांक। अगर इमेज का निर्देशांक परिवर्तित होगा तो इस इमेज का x निर्देशांक जिस समय के साथ जिस दर से परिवर्तित हो रहा है वो इमेज की वेलोसिटी होगी दर्पण के सापेक्ष। तो ये होगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। जैसे जैसे v चेंज होगा, v क्या है? अगर i यहाँ पर है तो v ये है, i थोड़ा और आ गया v ये हो गया। तो जैसे जैसे v चेंज होगा वैसे वैसे i भागेगा। तो i की स्पीड मिरर के सापेक्ष i कहाँ पर है? v दूरी पर है। तो v के चेंज होने का मतलब क्या है? मिरर के सापेक्ष इमेज की स्पीड, इसलिए उसको मैं बोल रहा हूँ VIM। हम कंफर्टेबल हैं इसमें? इसलिए रिलेटिव मोशन पढ़ाया था, माइनस का v²/u²। इसको क्या बोल सकते हैं? ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इस ऑब्जेक्ट का जो निर्देशांक है वो u है मिरर के सापेक्ष, इमेज का v है। तो मिरर के सापेक्ष u कैसे चेंज हो रहा है? वो ऑब्जेक्ट की स्पीड देगा मिरर के सापेक्ष। अब फॉर्मूले को चाहे जैसे घुमाएं। अच्छा, ये v²/u² को m² लिख सकते हैं क्या? मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, पार्श्व आवर्धन। m क्या होता है? माइनस का v/u। m का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा? प्लस का v²/u²। यस, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, तो फिर हम m को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? m का कोई फॉर्मूला होता है, याद है? भूल गए? f/f-u। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, चाहो जैसे लिखा जा सकता है। तो ये एक फॉर्मेट है दिमाग में रखने के लिए। यहाँ ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा भी हम कर सकते हैं। एक और काम कर सकते हैं यहाँ से, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर कैसे लिखोगे? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं।
मैक्सिमम केसेस में एक स्पेशल केस लगेगा कि मिरर रेस्ट पे होगा, तो यदि मिरर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो हो जाएगी। अगर ऐसा है तो वेलोसिटी ऑफ इमेज आ जाएगा फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ मिरर जीरो हो गया तो ये आ जाएगा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। बस मैक्सिमम केसेस में ये फॉर्मूला लगेगा, बाकी इसको भी दिमाग में रखना है। ठीक है बेटा, चलो कॉपी कर लो, सवाल करते हैं। अब वो सवाल बनेंगे तुमसे जो नहीं बन रहे थे आज तक। सवाल देता हूँ आपको, करो। चलिए सॉल्व कीजिएगा। सवाल है, बहुत सिंपल सवाल है। आपको ये बताना है कि अगर 2 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है, 2 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर आपका ऑब्जेक्ट चल रहा है जो 120 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक ऐसे मिरर से जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आप 40 सेंटीमीटर ले लो, तो आपको बताना है कि इमेज किस स्पीड से भागेगी और इमेज कहाँ पर होगी। इस पॉइंट पे इमेज कहाँ पर है और इमेज किस स्पीड से भागेगी और क्या रहेगा। मामला आपके पास है।
क्वेश्चन करो। हो गया जी, चलिए कितना आया? क्या आंसर आया? 2/25 आ गया क्या? 2/25। चलो देखते हैं, पहले तो अपन निकालेंगे v कि कितने दूरी पर हमारा इमेज बन रही है। तो v निकालने का फॉर्मूला क्या है? वही सिंपल सा यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। एक्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो किरण इस तरफ किरण इधर से आएगी तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। बहुत बेहतरीन, चलिए लगाइए दिमाग। यू कितना है? नेगेटिव एक्स एक्सिस पे है तो माइनस का 120, फोकस भी नेगेटिव है माइनस का 20। यू कितना है? माइनस का 120 माइनस माइनस का 20। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। कितना आ रहा बेटा ये आ रहा है आपका 120 × 20 अपॉन माइनस का 100 माइनस का 24 सेंटीमीटर आ गया। तो 24 सेंटीमीटर पे अपनी इमेज बन रही है माइनस में, मतलब नेगेटिव कोऑर्डिनेट पे यहाँ इमेज बन रही है कहीं पे, यहाँ कहीं इमेज बन रही है 24 सेंटीमीटर। इधर भागेगी इमेज, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है तो इमेज इधर भागेगी। मैं पहले बता दूं आपको, फॉर्मूले में लिखने की जरूरत ही नहीं है, वैसे ही बता सकते हैं। चलिए इमेज की स्पीड का फॉर्मूला बताइए क्या था? किसी बालक को याद है? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ कि नहीं हुआ? माइनस का v² अपॉन u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कब? जब मिरर रेस्ट पर है। तो माइनस का v² अपॉन u² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, माइनस का v², v कितना है? 24 का स्क्वायर, 24 इंटू 24, यू कितना है? 120 इंटू 120 मल्टीप्लाई बाय 2। बस इसको सॉल्व करना, ठीक है? 25 आ जाएगा, 25 मीटर पर सेकेंड। माइनस में क्यों आया? क्योंकि स्पीड इस तरफ है। कितनी है? डन है, सबका आंसर सेम बैठ गया। चलो, तो ये सवाल इस तरीके से होना था। क्या अब हम सवाल को चेंज करके देखें एक बार? चलो अब हम एक बार मिरर ही चेंज करके देखते हैं। मान लो ऐसा कोई मिरर है आपके पास, आप मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर वही ले लो 40, स्पीड वही रख लो 2 mm/s, कोई दिक्कत नहीं है। ये डिस्टेंस चेंज कर देते हैं, ये सेम नहीं रखता है ना। 20 ले लो, चलो पता लगाओ। इसमें ये पता मत लगाना कि इमेज कहाँ बन रही है ना, उतना लोड मत लेना। इसमें केवल बस वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लो आप, केवल वेलोसिटी ऑफ इमेज निकाल लो, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। मिरर रेस्ट पे, मिरर नहीं चल रहा, बस वेलोसिटी ऑफ इमेज नहीं, क्योंकि मुझे पता ही है कि इमेज कहीं भी रखो आप 20 सेंटीमीटर के अंदर ही बनेगी, फोकस के अंदर बनेगी। फोकस 20 सेंटीमीटर पे आएगा, उसके अंदर बनेगी, बस पता है अपन। तो उस तरीके से इसमें परेशान होने की नीड नहीं। डन, कुछ निकल के आया आंसर? कौन सा फॉर्मूला लगाया? डायरेक्ट भी फॉर्मूला था भाई तुम्हारे पास, भूल क्यों जाते हो? अगर चीजें भूलोगे तो अटकोगे, हमेशा याद रखो कुछ फॉर्मूले। एफ वाला फॉर्म, एम वाला फॉर्मूला लगा लो। कंपलसरी थोड़ी है कि आप वही फॉर्मूला लगाओ।
से कर लो, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, है ना? चलो निपटा देते हैं। हाँ, एफ फोकस कितना है? फोकस 20 होगा प्लस का, देखो समझ गए ना, रे यहाँ से आ रही है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। फोकस कितना, एफ कितना, प्लस का 20 है, हाँ प्लस का 20, इधर 20 माइनस ये कितना है, माइनस का 20, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 2 mm/s। यहाँ यूनिट चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, कर तो रहा है सब कुछ। ये आ रहा है माइनस का 20/40 का स्क्वायर, .25 मीटर पर सेकेंड, 0.25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 0.5। तो यहाँ पे इसकी इमेज आएगी ऐसे, इधर भाग रही होगी इमेज, यहाँ कहीं होगी पहली बात तो, इमेज यहाँ कहीं होगी और इधर भाग रही होगी कितनी स्पीड से, 0.5 mm। या हम सब बालक बालिकाओं का उत्तर यही था, एग्जैक्टली सेम। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब एक सवाल करते हैं, इस बार थोड़ा सा गेम चेंज करते हैं, इस बार मिरर को भगाते हैं 1 mm/s की स्पीड, और इस बार ऑब्जेक्ट को भी भगाते हैं कोई सेम 2 mm/s की स्पीड से। त्रिज्या ले लो इस बार 30 और 90 सेंटीमीटर की दूरी पे मान लो। चलो वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो। ठीक है मोहित, अगला सवाल करो। हम्म बनाया सवाल। कितना आ रहा है? सबसे पहला काम करो मैग्नीफिकेशन, तुम बहुत बेसिक चीजों में फंस रहे हो यार, मैग्नीफिकेशन निकालो सबसे पहले, चलो। ओके, मैग्नीफिकेशन का यूज करके हम अपना काम बना लेंगे ना, मैग्नीफिकेशन पहले निकालते हैं। ठीक है चलो निकालो मैग्नीफिकेशन, f/f-u से निकालो, f कितना है 15, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव 15, f कितना है माइनस का 15, u कितना है माइनस का 90। कोई भी चीज कर रहे हो तो बहुत सिस्टमेटिकली करो, कोई
ऐसा आराम से करा करो, फॉर्मूले सिंपल सिंपल है, छोटे छोटे फॉर्मूले लगा दो बस। कितना आ रहा है ये 75 प्लस का 75, ये आपके पास आ गया माइनस का 1/5 मैग्निफिकेशन। ठीक है, अब क्या बताया था, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर बराबर माइनस का m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बस इतना छोटा सा क्यूट सा फॉर्मूला है, लगा दो उसको। वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर बराबर माइनस का m², वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। चलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना है, मिरर की वेलोसिटी उस तरफ है पॉजिटिव, इसको मैंने पॉजिटिव ले रखा है, प्लस का 1 माइनस 1/5 का होल स्क्वायर, माइनस के 1/5 का होल स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है 2, आगे की तरफ 1, ये हो गया 1। वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना आ गया, ये हो जाएगा माइनस का 1/25, ये हो जाएगा प्लस का 1, तो ये आ गया आपके पास 24/25 प्लस में 24/25 प्लस में, मतलब इमेज की जो इमेज यहाँ कहीं होगी, हम समझ पा रहे हैं इस बात को, तो इमेज प्लस में भाग रही होगी इधर 24/25 mm। कितने बच्चों का ये आया था। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है, सर आपने तो बताया था जिस तरफ ऑब्जेक्ट भागता है उसके अपोजिट इमेज भागती है, यहाँ तो सेम हो रहा है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट भाग रहा है उस तरफ इमेज भाग रही है। मैंने गलत पढ़ाया था मतलब। मैंने ये बोला था जिस तरफ ऑब्जेक्ट भागता है मिरर के सापेक्ष, इमेज भागती है उसके अपोजिट मिरर के सापेक्ष। एक बार मिरर के सापेक्ष सोच करके तो देखो, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर 2 -1 आगे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर 24/25 -1 नेगेटिव आएगा। तो मिरर के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी इधर है और मिरर के सापेक्ष इसकी वेलोसिटी उधर है। अभी भी वही बात है जो मैंने बताई थी, सेम कंसेप्ट। तो जो पढ़ रहे हैं अपन उसको ढंग से पढ़ना पड़ेगा, पकड़ना अच्छे से पड़ेगा कि मिरर के सापेक्ष ऑब्जेक्ट जिस तरफ भागता है वेलोसिटी ऑफ इमेज उसके अपोजिट होता है मिरर के सापेक्ष। ये एग्जांपल इसलिए लिया गया था ताकि ये जो कंफ्यूजन है वो क्लियर भी हो जाए और साथ में आपको एक बढ़िया सा सवाल भी मिले। डन है, कंसेप्ट क्लियर मानूं। चलिए अब हेडिंग लगाएंगे। अभी अपन ने ऐसे भगा लिया पैरेलल, इसको आपने हेडिंग में लिखा था क्या, प्रतिबिंब का वेग जो अपन टॉपिक पढ़ा है ना अभी, ये अपन ने ऐसे पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर भाग रहे हैं। अभी अपन ने ये पढ़ा कि हम मुख्य अक्ष के समांतर भाग रहे हैं। अब एक बार मुख्य अक्ष के लंबवत भाग के देखते हैं, है ना, लंबवत भाग के देखते हैं। चलो, प्रतिबिंब का वेग मुख्य अक्ष के लंबवत, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है, तब क्या होगा। मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इमेज यहाँ पे मान लेते हैं। एक बात बताओ, अगर ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ये है, तो क्या ऐसे यू और वी में कोई फर्क आएगा, यू और वी चेंज होंगे क्या, सोचो। ऐसे भागने पे यू और वी चेंज होंगे क्या, नहीं होंगे। बढ़िया है फिर तो, टेंशन खत्म। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे भाग रहा है तो इमेज या तो ऐसे भाग रही होगी या ऐसे भाग रही होगी। तो हमें वाई एक्सिस को रिलेट करना है, एक्स एक्सिस की दिक्कत नहीं है जब तक कि ऐसे ना भाग रही हो। जब ऑब्जेक्ट यूं जाएगा तो ये एक्सिस भी इन्वॉल्व होगी, ये भी इन्वॉल्व होगी। जे एडवांस का अच्छा सवाल बन सकता है, पहले ही बता रहा हूँ, सोचते रहना तुम इसके बारे में। और अभी यूं जा रहा है,
तो उस केस में हमें केवल y कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करना है। कर सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं। कैसे? देखें। जैसे मान लो ये ऐसे जा रहा है, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट ये है, ये y ऑब्जेक्ट है, कितना ऊपर गया, ठीक है, परपेंडिकुलर जा रहे हैं अपन अभी। ऐसे इमेज के साथ है, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है, ये इमेज का y कोऑर्डिनेट है। मैग्निफिकेशन में मैंने कुछ बताया था, अगर तुम्हें याद हो तो मैंने कहा था कि बाद में मैं इसको यूज करूंगा, याद रखना। बताया था कि y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज अपॉन y कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर f अपॉन f माइनस यू या फिर स्मॉल m के बराबर होता है। बताया था बेटा, बताया था। इसको बाद में f अपॉन f माइनस यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से y कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज किसके बराबर आ रहा है? m इंटू वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन मारूं तो कैसे लिख सकता हूं? डी वाई आई अपॉन डी टी बराबर, क्या मैं मैग्निफिकेशन को कांस्टेंट मान के डिफरेंशिएशन से बाहर खींच सकता हूं क्या? यस और नो? यस सर, व्हाई नॉट? एफ चेंज हो नहीं रहा है, यू चेंज हो नहीं रहा है, यही तो मजा है। जब ये इस तरह से जा रहा है तो यू और वी चेंज नहीं हो रहे, तो आप आराम से बाहर निकाल सकते हो। तो मैग्निफिकेशन को बाहर निकाल दिया, डी वाई नॉट अपॉन डी टी। इससे आसान क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर मैग्निफिकेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, खत्म। बस इतना ही याद रखना है। कितना आसान है। वहां क्या था? वह एम स्क्वायर आ रहा था, यहाँ एम स्क्वायर नहीं आ रहा। बस हाँ, एक काम और कर सकते हैं हम, वेलोसिटी ऑफ इमेज बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू इंटू वी नॉट, ये भी कर सकते हैं। दोनों फॉर्मूले आप याद कर लेना, काम आएंगे। लॉजिक तो आपको पता ही है, परंतु ये फॉर्मूला लगाते वक्त याद रखना परपेंडिकुलर मोशन होना चाहिए। मोशन परपेंडिकुलर होना चाहिए, अदरवाइज ये नहीं लग पाएगा। पहले ही हम आपको साफ साफ मना कर रहे हैं, नहीं लग पाएगा। अगर मोशन परपेंडिकुलर नहीं है, कॉपी कर लीजिए, फिर इसके ऊपर एक सवाल लगा लेते हैं। चलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो और इमेज कहाँ है ये भी निकालो, दोनों चीजें निकालो। वैसे अंदाज लग जाता है ना कि अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर हैं और फोकस फोकस आएगा 25 सेंटीमीटर पे, ये 30 है, मतलब फोकस और सी और एफ के बीच में है, तो इमेज सी के परे बनेगी। इतना तो हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं, बाकी निकल के आ जाएगा फॉर्मूले से जहां भी होगा। कर दो, वी निकाल लो एक तो, और एक वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो, दोनों काम बढ़िया से कैलकुलेट कर। हो गया बेटा, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं थी, अब तो ये फॉर्मूला इतनी बार अप्लाई कर दिया, अब तो आ ही जाना चाहिए।
यू इंटू एफ, यू कितना है माइन, हाँ समझ में आ गया। ये पॉजिटिव एक्स कोऑर्डिनेट, ये नेगेटिव एक्स कोऑर्डिनेट, -30, एफ -25, यू माइनस माइनस एफ, ऐसे हम लोग करेंगे। अच्छा, कितना क्या आ रहा है? 30 इंटू 25, ये कितना आ रहा है माइनस का 5, सही है ना? माइनस का 150 मीटर आ गया। चलो, मतलब माइनस के 150 का मतलब है कि इमेज माइनस का 150 यहाँ कहीं बनेगी। बात भी सही है, हम सोच भी ऐसे ही रहते। मतलब हमारे रे डायग्राम जो हमारे दिमाग में चल रहा था उसके अकॉर्डिंग भी इमेज यहीं कहीं बननी चाहिए 150 पे ना। चलिए, अब अपन को वी आई निकालना है। वी आई निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। एम इंटू वी नॉट, खत्म। माइनस का वी बाई यू, माइनस का वी बाई यू, यू कितना है माइनस का 30, वी नॉट कितना है 1, माइनस के 5 मिलीमीटर पर सेकंड की स्पेस नीचे जा रहा है, ये ऐसे नीचे जा रहा है 5 मिलीमीटर पर सेकंड। नीचे का मतलब क्या है, नेगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है। ऐसे भी आप कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला चाहो तो ये भी लगा सकते थे आप, डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं और मान लो आपको वी निकालने की जरूरत नहीं महसूस हो रही है, सवाल में वी नहीं पूछ रहा है, तो आप एफ अपॉन एफ माइनस यू इंटू वी नॉट से भी सॉल्व कर सकते हो। ये एक मेथड नंबर 2 हो सकता है। इसमें आपको वी निकालने का नीड ही नहीं रहेगा। अगर सवाल में वी कंपलसरी नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हो, एफ की वैल्यू पुट करके, यू की वैल्यू पुट करके, आंसर आपके पास डायरेक्ट, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ, चलो अब हेडिंग लगाओ, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब क्या होता है, एक सवाल से क्लियर करेंगे, पहले लिख लो। कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिजिक्स आनी चाहिए बस। ऐसे एक बिंब रखा हुआ है 6 सेंटीमीटर, हाँ, ये ऑब्जेक्ट ऐसे लेटा हुआ है, 6 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, आर बराबर 40 सेंटीमीटर है। याद करना है आपको मैग्निफिकेशन वगैरह सब कुछ, कितना बड़ा होगा कितना छोटा होगा, फलाना ढिमका। चलो, मम्मी को बोल दो थाली लगा दो, साथ में ही खा लो खाना, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को ज़्यादा भूख लग रही है तो। बाकी ख़त्म करना पड़ेगा आज इसको ना, ½ एन आवर और लगेगा। चलो, मन कर रहा है तुम्हारा ना सर, हमको करना ही नहीं, आप ही करा दो, आए हम मेहनत ऐसा हो नहीं सकता।
तरीका बताऊं, हिंट दूं कैसे करना है? ए को अलग ऑब्जेक्ट मान लो, बी को अलग ऑब्जेक्ट मान लो। ए है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, बी है 24 सेंटीमीटर की दूरी पर। चेक करो ए की इमेज कहाँ बन रही है, बी की इमेज कहाँ बन रही है, अपने आप सब कुछ निकल के आ जाएगा। ए और बी के लिए अलग अलग सॉल्व कर लो, ए के लिए अलग सॉल्व कर लो, बी के लिए अलग सॉल्व कर लो। ए जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो यू हो गया 30 सेंटीमीटर माइनस का। इतना तो हम समझ ही गए होंगे कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम ले रहे हैं और हम इसको नेगेटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं, है ना। चलो, तो यू है माइनस का 30 सेंटीमीटर। फिर आपके पास एफ माइनस का 40 का हाफ, माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो इसके लिए वी कैलकुलेट करेंगे तो यू इंटू एफ माइनस का 30 इंटू 20 माइनस का अपॉन माइनस का 30 माइनस माइनस का 20। यह आ गया माइनस का 30 इंटू माइनस का 20 अपॉन माइनस माइनस प्लस माइनस का 10। इससे चला गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस रह जाएगा। 3 दूनी 6, 60 सेंटीमीटर। तो ए जो है वो हमें 60 सेंटीमीटर पे प्राप्त होगा। ए कहाँ प्राप्त होगा? 60 सेंटीमीटर। 24 6 30 यहाँ कहीं प्राप्त होगा, यहीं बना रहा हूँ, है ना। ए डैश हमें प्राप्त हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। सिमिलरली बी के लिए करते हैं, तो बी के लिए यू कितना होगा? 24 सेंटीमीटर माइनस का एफ कितना होगा? वही माइनस का 20 सेंटीमीटर। तो बी के लिए करें, आप मेरे को मत देखो, तुम अपनी कॉपी में करो। ये हो जाएगा माइनस का 20 इंटू माइनस का 24 अपॉन माइनस का 30 माइनस का, सॉरी, माइनस का यू इंटू एफ और नीचे आएगा यू अपॉन एफ 4/20। ऐसे हम बी के लिए सॉल्व कर रहे होंगे। चलो करते हैं, क्या निकल के आता है देखिए। क्या आ जाएगा? 20 इंटू 24 अपॉन माइनस का 4। ठीक है, एक माइनस का 120 सेंटीमीटर। ये आ गया माइनस का 120, मतलब बी की इमेज बन रही है 120 सेंटीमीटर पे। बी बन रहा है यहाँ पे, बी की इमेज बी डैश यहाँ पे बन। सबका ध्यान बोर्ड पे लिखना बंद कर दो। इतनी लंबी इमेज बन रही है ऐसे। सही है क्या? सब लोग कर लिए, समझ में आ गया? ए की इमेज अलग बना के देख ली, बी की इमेज अलग बना के देख ली, ऑब्जेक्ट मिल गया ना अपन को। ए से बी था ऑब्जेक्ट, तो ए डैश से बी डैश हो गया। अच्छा, चौड़ाई कितनी आई ए डैश बी डैश की, बताओ। यहां से यहां तक 120 है, यहां से यहां तक 60 है, तो इसकी चौड़ाई कितनी हुई? 60 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन कैसे आएगा? मैग्निफिकेशन आएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। सही है। और ए डैश बी डैश माइनस में होगा क्योंकि उस तरफ है माइनस एक्स एक्सिस में, तो हो जाएगा माइनस का 60 अपॉन ए बी कितना था? 6 माइनस का 10। 10 गुना बड़ी इमेज बनी है। बात भी सही है। ऐसे अपन लेटरल मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं अपने हिसाब से ही। कुछ ज़्यादा कुछ करने के बाद मतलब यहाँ माइनस लगा सकते हो, ए डैश बी डैश को पॉजिटिव लिख लो। कहने का मतलब बस लॉजिक पता होना चाहिए कि हमें वैल्यू माइनस में लेनी है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा है तो इमेज ऐसे बन रही है। ये प्लस माइनस केवल बताने के लिए होते हैं। प्लस माइनस ऐसे रिजिड नहीं लेके चलना है, दिमाग में रखना है लॉजिक कि प्लस मतलब उधर, माइनस मतलब इधर। तो इमेज ऐसे बन रही है, ये बता रहा है माइनस साइन। 10 का मतलब क्या है? 10 का मतलब है 10 गुनी बन रही है। देख लो ना, ये 6 सेंटीमीटर था, ये 60 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आप लेटरल मैग्निफिकेशन बड़े आराम से डाल सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं। हेलो, डन। इसमें एक छोटा सा केस और बनता है कि अगर ऑब्जेक्ट बहुत छोटा हो तो क्या करेंगे। वो केस लेंगे, इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट और फिर हेडिंग लिखिए, अगर बिंब बहुत छोटा है उस केस में क्या।
एम का फॉर्मूला कैसे आया इस क्वेश्चन में? फॉर्मूला आया ही नहीं एम का, मैंने एम का फॉर्मूला बनाया ही नहीं। एम क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एम हो गया लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तब माइनस क्यों लगाया? क्योंकि उस तरफ थी इमेज। तुम तो हटाओ ना, इस माइनस को लगाओ मत, यहाँ पे ऐसे लिख लो। एम का यही तो फॉर्मूला था हमेशा से। एम का फॉर्मूला चेंज कब हुआ? यही तो था। ऐसे देख लो, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यही तो होगा। बस लंबाई हो जाएगी इस बार। चलिए अब लिखें, यदि बिंब बहुत छोटा है तब। यदि बिंब बहुत छोटा है तब। तो बिंब बहुत छोटा है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, आसानी से सवाल सॉल्व कर लेंगे। बड़ा बढ़िया फॉर्मूला निकालेंगे, देखो अभी। बिंब के छोटा होने का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे कोई बिंब लेटा हुआ है, बहुत छोटा सा बिंब है, ए बी बहुत छोटा है, तो इस पॉइंट को मेजर करोगे तो डिस्टेंस u, इस पॉइंट को मेजर करोगे तो डिस्टेंस में थोड़ा सा चेंज आएगा du। तो इसकी लंबाई बहुत छोटी सी है, du चेंज, du के बराबर लंबाई है। ऐसे ही इसकी जो इमेज बनेगी उसकी लंबाई भी बहुत छोटी सी होगी, dv। तो जो ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो उसकी लंबाई बहुत छोटी होती है। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लो u है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस u माइनस du होगा, लंबाई बहुत छोटी सी होगी, du। ये हम कहना चाह रहे हैं। अच्छा सर, इससे क्या फायदा? करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर दो पूरे को, ठीक है सर? टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, टाइम के रिस्पेक्ट में मत करो, बस डिफ्रेंशिएट कर दो, बस डिफ्रेंशिएट कर दो और कुछ मत करो। करते हैं। तो 1/v का डिफरेंशिएट क्या होगा? v की पावर -1, तो वो 1 अपॉन माइनस का 1/v स्क्वायर हो जाएगा du dv, हो जाएगा माइनस का 1/u स्क्वायर du। ये हो जाएगा 0, क्योंकि फोकस टाइम के साथ चेंज हो नहीं रहा है। अच्छा, यहाँ से अपन थोड़ा सा इसमें खेल करने की कोशिश करते हैं, dv/du निकालने की कोशिश करते हैं। चलो निकालते हैं, कितना आ रहा है देखें। उसको उधर भेज दोगे तो u स्क्वायर, dv/du निकालना है ना, du नीचे आ गया, ये आ जाएगा v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। माइनस से माइनस, माइनस का खेल कैसे रहेगा देखो, ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का रहेगा, एक माइनस साइन आएगा, ऐसे आप बोल सकते। अच्छा, सबका ध्यान बोर्ड पे। du क्या चीज़ है? dv क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ इमेज, इमेज की लंबाई। और du क्या चीज़ है? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बस यही मैग्निफिकेशन हो गया। m बराबर हो गया li अपॉन lo बराबर माइनस का v स्क्वायर अपॉन। सर क्या फर्जी बात हो रही है? ये तो हमने ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन पढ़ा था। ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन था सिंपल सा, माइनस का v अपॉन यू। हाँ सही है। तो जो ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन आपने पढ़ा था उसको स्क्वायर करके माइनस साइन लगा दो, यही लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन हो। वस्तु खड़ी है तो उसका जो मैग्निफिकेशन है उसका स्क्वायर करके माइनस लगा दो, तो वस्तु अगर ऐसे है तो वाला मैग्निफिकेशन निकल के आ जाए। कहने का मतलब ये, ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल को आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा, और सिंपल भाषा में कोई फॉर्मूला वॉर्मूला बनाने का मन कर रहा हो, बिल्कुल बना सकते हो। ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन को क्या लिख सकते हैं बताओ? कैसे लिख सकते हैं? एफ अपॉन एफ माइनस यू। आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो। बस याद रखना शर्त, क्या शर्त है? बिंब बहुत छोटा होना चाहिए। लिखिए, बिंब छोटा होना चाहिए। तो आप फिर इस फॉर्मूले को अप्लाई कर, कॉपी कर लो। फिर एक सवाल दे देता हूँ मैं इससे संबंधित। इसके बाद तुम्हारा मन करे वो सवाल उठा लेना रिफ्लेक्शन का, सब तुमसे हो जाएंगे। हाँ, उसमें अगर कोई न्यूटन लॉज ऑफ मोशन वगैरह घुसा दे तो बात अलग है, बाकी प्योर इस टॉपिक का सवाल तो तुम निपटा ही लोगे।
सर एमएम को सेंटीमीटर में क्यों नहीं बदल रहे हो आप? कट जाता है ना यार, वो इसलिए नहीं बदल रहा। देखो यहाँ पे सेंटीमीटर आ रहा है, यहाँ पे सेंटीमीटर कट जाएगा ना, यहाँ पे क्या मतलब निकलेगा? बदल भी दूंगा तो वो कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे ये फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन यहाँ वाला, इस फॉर्मूले में भी आप मिलीमीटर में रखो या सेंटीमीटर में रखो, क्या मतलब पड़ता है? वो कट जाएगा वो तो, इसलिए नहीं कर रहा चेंज। सवाल दूं? प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करनी बेटा, हाँ चलो। क्या हम यहाँ पे बिंब को छोटा मान सकते हैं? बिल्कुल मान सकते हैं। 2 मीटर की दूरी पे 2 mm का रखा है, 2 mm का बिंब 2 मीटर की दूरी पे रखा है, और इतना दूर रखा है कि प्रतिबिंब तो यहाँ कहीं बनेगा, इतना भी मैं श्योर हूँ, ऐसा कोई प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी लंबाई निकालनी, हो जाओ चालू। ये वाला फॉर्म लगा देना, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होता है। ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगा के चेक कर लो कितनी वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस समझ में आ ही गया होगा आपको। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, 2 + 2 mm करने से 2 ही ले सकते हैं अपन उसको। 2 मीटर मतलब 200 सेंटीमीटर, याद रहे। चलिए, तो ट्रांसफर्स मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस का F/F - U का होल स्क्वायर। माइनस का F कितना है? माइनस का 80 का हाफ 40 अपॉन माइनस का 40 माइनस माइनस का 200। इसको सॉल्व करना, कैलकुलेट करके देख लो कितना आ रहा है। करें सब, कितने माइनस हो गए? माइनस माइनस प्लस, प्लस का 160, ये आ गया माइनस का 1/16। ठीक, अब आगे, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो होता है ml। ये कितना आ चुका है? माइनस का 1/16। तो लेंथ ऑफ इमेज कितना हो जाएगा? लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन 16। कितना है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भाई? 2 mm। 2 mm है, ध्यान रहे, तो 2 mm ही लिख लो, mm में आंसर दे देंगे। अपॉन 16 माइनस का 1/8 mm, इसकी लेंथ कितनी होगी? 1/8। दैट्स इट, यही आपका, इस तरीके से आप कर सकते। चलो कॉपी कर लो। हेडिंग लगाएं, दर्पण के लिए न्यूटन फॉर्मूला, देख लिया? दर्पण के लिए न्यूटन सूत्र।
न्यूटन फॉर्मूला फॉर मिरर। ये एक फॉर्मूला है जो न्यूटन ने दिया था, ऐसी थोड़ी इज्जत करते हैं अब उनकी, उन्होंने हर जगह अपना कुछ ना कुछ योगदान दिया है। चलिए समझिएगा, मान लो आपके पास ऐसा कोई मिरर है जिसका फोकस लेंथ, फोकल दूरी f है, ये फोकस पॉइंट है। ऑब्जेक्ट इमेज ऐसे हैं, ये ऑब्जेक्ट यहां पर है, इमेज यहां पर है। फोकस पॉइंट से इमेज की जो दूरी है वो x2 है, फोकस पॉइंट से ऑब्जेक्ट की जो दूरी है वो x1 है। वापस बोल रहा हूं, ऑब्जेक्ट की दूरी x1 है, कहां से? फोकस से। और इमेज की दूरी आपकी x2 है फोकस से। एक बहुत शानदार सा फॉर्मूला इन्होंने बना करके दिया। इन्होंने कहा कि ये x1 गुणा x2 जो है ये f स्क्वायर के बराबर होगा। ये न्यूटन फॉर्मूला है, बस इसको दिमाग में बिठा के रखना है। ठीक, इस पे बेसिक सवाल करा देता हूँ मैं आपको तुरंत, ताजा ताजा गरम गरम है। चलो भाई चालू हो जाओ। निपटा दिया, साइन के साथ वैल्यूज पुट करके फिनिश कर दो, साइन के साथ वैल्यूज पुट करो और फिनिश कर दो सवाल को। कैसे करेंगे? कुछ नहीं है, x1 x2 बराबर एफ स्क्वायर के बराबर है। तो x1 कितना है? x1 दे रखा है 10 सेंटीमीटर, x2 कितना है निकालना है, f कितना है 20 इंटू 20, ये x2 इज इक्वल टू आ गया 40, ये 400 आएगा, 10 से भाग लगेगा 40 सेंटीमीटर आ गया 40 सेंटीमीटर। तो इससे करेंगे क्या? बहुत कुछ। क्या हम इससे ये पता नहीं लगा सकते कि ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर है? ऑब्जेक्ट की दूरी पे है, बिल्कुल पता लगा सकते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 20, 10 माइनस 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। क्या हम ये पता लगा सकते हैं इमेज कितने बनी? बिल्कुल, यहाँ से यहाँ तक है 20, फिर यहाँ से आ गया 40, माइनस के 7 सेंटीमीटर पे इमेज है। ऐसे न्यूटन फॉर्मूला को यूज करके हम सवाल में कभी वी और यू निकाल पाएंगे और कोई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर, दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर फिनिश्ड।
ये आपका पहला पोर्शन खत्म होता है, रिफ्लेक्शन। अब आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप बैठ करके शांतिपूर्वक तरीके से पूरा रिफ्लेक्शन नाम के चैप्टर के सवाल को फिनिश करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो शीट के अंदर हों, मतलब चाहे वो कैप्सूल बुक के अंदर हों, चाहे वो आपके एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स के हों, वो सब आपको फिनिश करने हैं। रिफ्लेक्शन मेरी तरफ से खत्म होता है। जितने मैक्सिमम पॉसिबल सवाल हो सकते थे, जितने मैक्सिमम पॉसिबल पैटर्न हो सकते थे, रिफ्लेक्शन में हमने सारे कर लिए। और इस बात को ध्यान में रखते हुए पढ़ा है कि कहीं से भी सवाल आ जाए आप कर लो। इस बार काफ़ी सवाल आए थे रे ऑप्टिक्स से। रे ऑप्टिक्स को बहुत ज़्यादा डेप्थ में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस सोच के साथ में नहीं पढ़ रहे हैं कि इस बार भी आएंगे, हम इस सोच के साथ में पढ़ रहे हैं कि कोई चैप्टर अगर इन डेप्थ पढ़ने का समय है तो करना चाहिए, बस वही। अब आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको फिर से याद दिला दूँ, रोज़ याद दिलाना पड़ता है। कैप्सूल बुक पूरी फिनिश करनी है, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स फिनिश करनी है, सॉल्यूशंस देख के रखने, नहीं आ रहा है तो। कोई सवाल ऐसे होंगे जिनमें कभी कभी मैकेनिक्स काम में आएगी, तो थोड़ा मैकेनिक्स भी देख के रखना है कि हाँ, जब मैकेनिक्स आएगी तब करेंगे। अभी हम रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन मुश्किल से 3 या 4 लेक्चर्स में फिनिश होगा। इस वीक में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर आपके न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फाइनली। हाँ, फिर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन से एक अलग दुनिया चलेगी, जहाँ पे एनएलएम, वर्क एनर्जी, पावर, आरबीडी, सेंटर ऑफ मास, वो सब करके ही हम बाहर निकलेंगे। फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चलेगा। पढ़ो, बस यही बोलो। बाकी कुछ डाउट है पर्सनल मैसेज में भेज देना। चलो, बाय।